वेलकम टू माय चैनल ग्राहक विद इंद्रेश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आप लोग बहुत पढ़ चुके हो। हम आज के सेशन में थोड़ा हट के बताएंगे, थोड़ी अलग अलग चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्विकली बताएंगे। इस पूरे सेशन में सिर्फ पीएलसी के अलग अलग स्टेजेस ही नहीं, इसमें हम लोग क्या स्ट्रेटजीज लगती है बाय मार्केटर वो भी बात करेंगे। कैसे मूव होता है बाय द टर्म्स ऑफ सेल्स एंड बाय द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पीएलसी में भी थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्टाइल, फैशन और फैट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में होंगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी को इंट्रोड्यूस किया है ओरिजिनली, अगर बात करेंगे तो रेमंड वर्नन ने किया है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। इवन रेमंड वर्नन से पहले भी इस पीएलसी का हाइपोथेसिस जो है वो लाया है। पीएलसी मॉडल जो है वो, उसका जो हाइपोथेसाइज मॉडल है, या जो आइडिया है, वो मोदी गिलानी ने कहीं ना कहीं बताया था, बट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रेमंड वर्नन। इनके में 5 स्टेज दिया गया है। आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, जो पीएलसी मॉडल है वो फर्स्ट डेवलप बाय जो थियोडोर लेविट है, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करा है। बट इन्होंने 6 मॉडल के बारे में बात किया है। इन्होंने 1960 में किया है रेमंड ने, और लिविट ने 1965 में किया है। इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, डिक्लाइन और ऑब्सिलेंस स्टेज के बारे में बात किया है। और रेमंड वर्नन में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन के बारे में बात होता है। राइट, कहीं कहीं सैचुरेशन भी आता है, इसीलिए मैंने 5 कहा। 4 देखोगे या 5 देखोगे, ठीक है। पीएलसी क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीएलसी एक कॉन्सेप्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बाय बर्थ से लेके डिक्लाइन तक मूव करता है। जैसे ह्यूमन होता है, बर्थ लेता है, एडोलेसेंट में आता है, एडल्ट होता है, फिर ओल्ड हो जाता है, उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाता है। एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट भी ऐसे ही चलता है। उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी भी एक सेल्स हिस्ट्री होती है, उसका भी इंट्रोडक्शन होता है, उसका भी ग्रोथ और डिक्लाइन और सारी चीजें होती है। आइए इसी को और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखो, पीएलसी में 3 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग स्टेजेस में मूव करेगा, और हर एक स्टेज में उसको अलग अपॉर्चुनिटी, चैलेंज और प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इसी हिसाब से वो अपनी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग स्ट्रेटजीज सेट करके चलेगा। हर एक स्टेज में उसको सेल्स वॉल्यूम और यूनिट प्रॉफिट बढ़ती या घटती भी दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, और जो है इसमें अलग अलग नीड है स्ट्रेटजी, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। तो ये एक मेन कॉमन सा चीज है जो आप लोग काफी पढ़ चुके हो। थोड़ी अलग चीजें बात करेंगे। देखो, ये जो हमारा पीएलसी है, पीएलसी में देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। पीएलसी में आप यहाँ देख सकते हो, जब इंट्रोडक्शन फेज है सेल्स वाला, देखो सेल्स वाला ये है और प्रॉफिट वाला नीचे है। बिकॉज सेल्स जो होती है, मतलब जो रेवेन्यू है, उसमें से माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तब हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो जो रेवेन्यू है, मतलब जो सेल्स है, वो हमारी इंट्रोडक्शन फेज में कम होती है। बिकॉज अभी अभी आप आए हो, लोग आपको जानते नहीं है, बट आपको खर्चे भाई करने ही पड़ रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो है ही है, साथ ही साथ आपको जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, वो अलग से देने पड़ रहे हैं। इसीलिए ये ज्यादा होते हैं शुरुआत में, इंट्रोडक्शन फेज में। सेल्स उतनी नहीं होती है भाई, सेल्स कुछ तो होगी या तो जीरो होगी, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होती है। याद रखना, सेल्स में कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा। जीरो दिख सकता है, बट इट शुड बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। प्रॉफिट कैन बी जीरो और लेस देन जीरो, बिकॉज यहाँ पे सिंपल ये चीज लगती है कि भाई हमको एक्सपेंस से हटाना पड़ता है, इसलिए जो है हमारा, सॉरी, इसलिए हमारा क्या होता है, प्रॉफिट नेगेटिव दिख सकता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, बहुत ही कम सेल्स है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसीलिए हमारे पास प्रॉफिट नेगेटिव है। तो जैसे ही हमारे पास ग्रोथ दिखता है, वैसे हमारे पास सेल्स एकदम इंक्रीज होने लगती है, ये बहुत स्टीप पर चली जाती है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सेल्स ज्यादा है, फिर भी आप एक चीज देख पाते हो, ग्रोथ में प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं इतने। कहीं कहीं ये चीज सवाल पूछा जाता है कि ग्रोथ में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और मैच्योरिटी में प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है। देखो, ग्रोथ में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी में ही दिखेगा, और मैच्योरिटी में ही आपका प्रॉफिट डिक्लाइन भी दिखने लगेगा। राइट, इस बात को याद रखना। ऐसा क्यों होता है कि ग्रोथ में सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, सेल्स तो ज्यादा है, उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप इस फेज में हो जहां पे हमारे पास इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा होगा।
बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन होने वाला है। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आप लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन करने लगोगे, एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा करोगे और आप अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट भी ज्यादा करोगे। इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाने वाले हैं, है ना? जैसे आप लोगों ने एक बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ी होगी, आप एक्चुअली में ग्रोथ में स्टार फेज में होते हो, जहां पे रेवेन्यू जनरेशन तो है, बट रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ आपका एक्सपेंस भी ज्यादा है ना? लागत भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सबको दिखेगा अरे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हमारे पास ग्रोथ है ना? बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे आओ। वो भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे ही आप लोग मेच्योर हो जाते हो, बढ़िया मार्केट सेट हो गया है, सब लोग आपको जानते हैं, तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इश्यूज नहीं आएंगे, हमको बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं करने हैं, जो प्रोडक्ट है वैसे ही का वैसे ही रखना है। इसीलिए हमारे पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस उतने नहीं है, इसीलिए हमको प्रॉफिट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं हमारा मैच्योरिटी स्टेज में। और धीरे धीरे जब हमारे पास ये डाउन होने लगती है सेल्स, वैसे हमारे पास प्रॉफिट भी डाउन होने लगता है और डिक्लाइन में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है हमारे पास प्रॉफिट, है ना? बहुत थोड़ा बचता है जहां पे हम लोग एग्जिट करने वाले होते हैं, मतलब डॉग स्टेज। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन फेज आपको सब समझ में आया, देखो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, जैसे वीडियो कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा नहीं है, पोटेंशियल डिमांड अभी हो सकती है, इफेक्टिव डिमांड नहीं है, इस बात को लिख लेना बच्चों। देखो कोई कोई चीजें लिखी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं माफ कर रहा हूँ। यहाँ पोटेंशियल डिमांड मतलब हो सकता है, पोटेंशियल है अभी ना, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव डिमांड मतलब हो रही है, इंट्रोडक्शन में इफेक्टिव नहीं है, पोटेंशियल हो सकता है, इसीलिए सेल्स का कम है, बट आगे हो सकती है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लो सेल्स और स्लो सेल्स, हाईएस्ट एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन और हाईएस्ट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोथ फेज में आते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेल्स हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राइसेस हम लोग रिमेन हाई, बिकॉज अभी भी आपको रिकवर करने में भाई लगेगा। देखो कहीं कहीं सवाल ये भी पूछा जाता है कि ग्रोथ फेज में प्राइस कितना रखोगे, कैसे रखोगे, या क्या रख सकते हो? तो हम लोग प्राइस स्कीमिंग रख सकते हैं, इवन पेनिट्रेशन भी रख सकते हैं, बट स्कीमिंग का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हमको रिकवरी जल्दी करनी होती है। यहाँ पे प्राइसेस डाउन अभी नहीं करोगे फिलहाल, हाई ही रखोगे, क्योंकि आपको अपने डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर करना है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जल्दी लेके आने हैं, राइट? तो डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाँ जी। तो देखो एक और बात है कि ग्रोथ फेज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी और वाइड होने वाला है, हम लोग उसको बढ़ाने वाले हैं। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने का है और कॉस्ट कम करने का है, डेवलपमेंट करने का है, राइट? ये सारी चीजें हैं, कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। हायर लेवल ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करोगे, एडवर्टाइजिंग लार्ज स्केल पे करने वाले हो आप, कोशिश करोगे आपकी जहां पे ब्रांड इमेज बन जाए अच्छी, जैसे कि आप लोग मैच्योरिटी पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना? और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, राइट? इतना ग्रोथ फेज में आपका होने वाला है। फिर आता है मैच्योरिटी, मैच्योर में एवरीबडी नोज यू, राइट? अब सेचुरेशन वाला पॉइंट आ रहा है, डिमांड और ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होने वाली है, कंपटीशन यहाँ पे देखो है, ज्यादा है, बट और अब एडिशन नहीं आएगा, नया कंपटीशन नहीं आएगा, जो ऑलरेडी है बस उन्हीं से ही आपको compete करना है। तो आपको बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस या डेवलपमेंट एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग प्राइस को कम करने लगोगे, जैसे कि आप लाइक बने रहो बहुत मतलब माइन्यूट सा एक्सपेंसेस आप लोग अपने कुछ प्रमोशनल में लगाओगे, और ज्यादातर कोशिश करोगे कि आपका प्राइस कम से कम रहे, जैसे हमारे जो भी कस्टमर्स बंध गए हैं वो इधर उधर ना जाएं, हमारे पास ही रहें। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मार्केट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेजोरिटी में आप नए मार्केट को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्लाइड में कहीं पे अगर आता है, रुक जाओ, ये वाला स्लाइड नहीं है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये वाला साइकिल रिसाइकिल पैटर्न, ये भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? ये हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, राइट? बट इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मार्केट, नए नए मार्केट में जाने की कोशिश करोगे, प्रोडक्ट में नए नए डेवलपमेंट्स लेके आओगे, न्यू यूजेस लेके आओगे, इंक्रीज सेल्स एट द लोअर रेट, राइट? रिडक्शन इन द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, लोअरिंग द लेवल ऑफ प्राइसेस,
और एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे लिखा है। मैंने कहा था मैं हट के सारी चीजें दूंगा आज की क्लास में, तो और ये यहाँ पे मैंने दिया है, राइट? इसको पढ़ोगे आप लोग, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो यूज है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। प्रोडक्ट के अलग अलग रेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग साइजेस आ रहे हैं, अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं, कह सकते हो। न्यू डिजाइन भी डेवलप होंगी, मॉडल्स भी हमारे यहाँ पे होंगे। अगर आपको दोबारा यहाँ से उठना है, कर सकते हो, नया कर सकते हो, बट अगर नहीं करोगे आपको अपने प्राइजेस को एटलीस्ट कम करते रहना है, जैसे कि आपकी सेल्स बनी रहे। ठीक है, अब आता है डिक्लाइन स्टेज, जहां पे अब आपकी जो सेल्स है वो डाउन होगी, टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज होने लगेगा। यहाँ पे कंपटीशन लाइक उतना ज्यादा नहीं है, लाइक यहाँ पे सेल्स जो है वो डिक्लाइन होनी लगेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंपटीशन एंड एंट्री ऑफ द न्यू सब्स्टिट्यूट। कंपटीशन यहाँ पे डायरेक्ट वाला नहीं है, सब्स्टिट्यूट वाला ज्यादा है, मतलब आपके प्रोडक्ट के अलग अलग सब्स्टिट्यूट आ गए होंगे, है ना? कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बदल गए होंगे। यहाँ पे प्राइस जो है आपके लिए एक समझ लो एक वेपन की तरह होगा। अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज करोगे तब भी मुश्किल है, हो सकता है लोग तुरंत छोड़ के चले जाएं कि भाई अब तो ये बेकार है, पुअर क्वालिटी। अगर बहुत ज्यादा हाई करोगे, क्योंकि आप डिक्लाइन में हो, हाई प्राइस पे कोई चीज सेल नहीं कर पाओगे, इसीलिए बहुत ध्यान से यहाँ पे प्राइजेस को सेट किया जाता है ना? इसीलिए प्राइस और प्रॉफिट दोनों ही हमारा धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से आपका प्रोडक्ट ऑब्सलीट होने लगता है, बदलने लगता है। अच्छा, मेन फीचर क्या है एब्सेंस ऑफ द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, रैपिड डिक्रीज इन द सेल्स प्राइस एंड द प्रॉफिट, राइट? यही है। चलो आपके सामने एक सिंपल सा छोटा सा हमने एक सवाल रखा है, इसको देखो, मेरी वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। कमेंट सबका आना चाहिए, राइट? इस क्वेश्चन यहां तक अगर आए हो तो जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका मैं आंसर बता देता हूं, बिकॉज आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा। इसका आंसर क्या है? असर्शन कह रहे हैं द कंपनीज पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी मस्ट चेंज ओवर अ पीएलसी। भाई बिल्कुल सही है, हमारा जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बदलती रहती है। बिल्कुल सही है। क्यों बदलती है? कि प्रोडक्ट, मार्केट, कंपटीशन भी बदलते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, राइट? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बिल्कुल सही है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। तो इसका मतलब हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही है, राइट? अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ पीएलसी। पीएलसी में तीन कैटेगरी देखने को मिलती है, स्टाइल, फैशन और फैड, राइट? स्टाइल क्या है? स्टाइल जो होता है, इट इज अ बेसिक एंड अ डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज ऑब्जर्व्ड इन अ ह्यूमन एक्टिविटी, स्पेशली इन अ क्लॉथिंग, आर्ट, होम, दैट मे लास्ट ओवर अ जनरेशन। एक्चुअली स्टाइल बहुत लंबे समय तक जा सकती है, स्टाइल बहुत अलग अलग जनरेशन तक चली जाती है। स्टाइल से एक छोटा अगर आओगे तो फैशन आ गया। फैशन में एक्चुअली में एक पर्टिकुलर फील्ड में होगा और इसके स्टेजेस भी आ सकते हैं, जैसे डिस्टिंक्टिवनेस, इमुलेशन, मास फैशन, देन उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द फैशन डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी टू मीट द सोशल नीड एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अगर वो सोशल नीड को मीट अप कर रहा है, वैल्यूज और नॉर्म्स को मीट अप कर रहा है, तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, नहीं कर रहा है तो तुरंत डाउन भी हो जाएगी। फैशन थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा। फैड होता है पागलपन, कि भाई एकदम सनक सवार है, आज ये आया, सारे लोग वो करने लगे, थोड़ी दिन तक रहा, हफ्ते 10 दिन, हफ्ता भर या एक महीना रहा, उसके बाद वो खत्म हो गया। फैड जो होते हैं वो क्विकली आते हैं और अडॉप्ट भी बहुत वाइडली होते हैं, उनका पीक भी बहुत फास्ट आता है और वो तुरंत चले भी जाते हैं। मतलब ये इधर से शुरू हुए, यूं आए और यूं गए, ठीक? तो ये फैड हो जाते हैं। तो फैट डू नॉट लास्ट लॉन्गर एज दे डू नॉट सर्व एनी स्ट्रॉन्ग नीड। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग अगर हम स्टेजेस देखेंगे तो कैसे जा रहा है। तो वो स्टाइल आपका अलग से ही रिप्रेजेंट किया गया, बिकॉज ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन अप डाउन करते हुए लंबा जाता है। बट फैशन का एक पर्टिकुलर मोमेंटम होता है कि इंक्रीज होगा, सेचुरेट होगा, डाउन हो जाएगा। फैट देख रहे हो, बस आया और गया बहुत तेजी से, ठीक है? इसमें मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बस आप देख सकते हो जैसे क्लॉथिंग है, हेयर स्टाइल है, ये सब स्टाइल के पार्ट है, जनरेशन तक जाता है। हाँ, एक चीज कि ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है इसमें, मतलब इसमें ये इन्फ्लुएंस है, इसे इन्फ्लुएंसिव होता है स्टाइल, ठीक है? जैसे पर्टिकुलर लुक, शेप और अ टाइप ऑफ अपीयरल आइटम्स, राइट? पीरियड ऑफ और अ स्पैन ड्यूरिंग व्हिच द फैशन एग्जिस्ट, राइट? एंड अब आते हैं हम लोग फैशन। पोस्ट टू द फैशन स्टाइल, फैशन इज अ स्टीडियर प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रेंड। ये थोड़ा ट्रेंड फॉलो करता है, जैसे इंट्रोडक्शन है, राइज है, पीक है, डिक्लाइन है, ऑब्सोलेंस है। जैसे स्किनी जीन्स है या स्मार्टफोन्स है, इनका फैशन चलता है, एक फैशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऊपर आया, काफी लोग आए, फिर धीरे धीरे गायब होने लगा, फिर खत्म।
ऐसा चलता है। फैड मैंने आपको बता दिया, शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल, राइट? बात करेंगे व्हेन प्रोडक्ट सेल्स डू नॉट फॉलो अ बेल शेप कर्व। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा, नॉर्मली आप लोगों ने जैसे पहले भी देखा कि एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे करके बेल शेप दिखाई पड़ता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। देखो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर एकदम से ग्रोथ देखा था, फिर आपने मैच्योरिटी देखी थी, फिर उसके बाद डिक्लाइन देखा था। कुछ एग्जैक्टली आप लोगों ने ऐसे ही देखा है ना? यही आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है। मतलब एक तरीके से ये बेल शेप, अगर उसको ऐसे बना दिया जाए बेल शेप है। अगर ये बेल शेप ना हुआ तो ऐसे करके कुछ दिखाई पड़ेगा और हमसे यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं जब वो बेल शेप नहीं होता है, जैसे ग्रोथ स्लम्प मैच्योरिटी, ये बढ़ता है बहुत तेजी से, इंट्रोड्यूस हुआ और मार्केट में इसको एक्सेप्ट किया गया, ग्रोथ बहुत तेज हुई, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद मतलब मैच्योर होकर डिक्लाइन हुआ, फिर एकदम खत्म नहीं हुआ, उसकी एक स्टेगनेंट आ गई, मतलब वो उतना वो चल रहा है। साइकिल रिसाइकिल जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुआ, मैच्योर हुआ, फिर डिक्लाइन होने लगा, फिर आपने कुछ ऐसा उसमें इंट्रोड्यूस करा, एडअप किया, कुछ ऐसा किया कि वो फिर से चलने लगा, फिर वो डाउन हुआ, फिर से चलने लगा, मतलब साइकिल रिसाइकिल। और स्कोपोल्ड जो होती है पैटर्न, ये कुछ ऐसा समझ लो कि मतलब ये बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। जैसे नायलॉन के कपड़े हैं या कोई भी कॉटन का कपड़ा आप देख लो भाई, वो कभी भी डाउन नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है, हल्का सा डाउन हुआ, फिर उसके बाद बढ़ रहा है, फिर हल्का सा डाउन हुआ, फिर बढ़ रहा है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जा रहा है। इसको कहते हैं स्केपल्ड। तो ग्रोथ स्लम्प मैच्योरिटी पैटर्न समझ गए। यहाँ लेट अडॉप्टर परचेजिंग द गुड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अर्ली अडॉप्टर रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट have kept price down, right? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नाइफ हो गई, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, राइट? बहुत तेजी से उसका बढ़ा, डाउन हुआ, बट अब उसका क्या है, एक नॉर्मल है ना, डाउन बिल्कुल खत्म भी नहीं हुआ है, मार्केट से है, बट नॉर्मल है। साइकिल रिसाइकिल आपने देख लिया, पीरियड ऑफ अ ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन, अनदर पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन अकर्स, जैसे कि मेडिसिन है सबसे बेहतर एग्जाम्पल। इसके बाद कैपोल्ड पैटर्न है, यहाँ पे सेल्स हैव सीरीज ऑफ अ ग्रोथ पीरियड व्हेन न्यू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एप्लीकेशन एंड यूजर्स आर डिस्कवर्ड, जैसे नाइलॉन सेल्स है, बिकॉज न्यू एंड डिफरेंट यूजेस हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे पहले किसी और चीज के लिए यूज हो रहा था, फिर उसको और चीज के लिए अलग अलग पैराशूट के लिए यूज होने लगा, होजरी के लिए यूज होने लगा, शर्ट्स के लिए यूज होने लगा, है ना, अब कारपेटिंग के लिए भी यूज होने लगा। तो नायलॉन के अलग अलग यूजेस निकलते चले आ रहे हैं, तो वो उसकी कभी डाउन होने नहीं पा रही है, क्योंकि वो नया नया यूजेस लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोपल पैटर्न, राइट? और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, स्टाइल फैशन और फैट से रिलेटेड। इसका आंसर आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में करोगे, जरूर करोगे, ठीक है? पॉज कर लो, आराम से पढ़ लो, उसके बाद इसका आंसर। एंड थैंक यू एवरीवन। तो यही था आज की हमारी क्लास में, होपफुली थोड़ा सा हटके रहा, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो और प्लीज शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना, करके जाओ, और लाइक करो, कमेंट करो, और पूरी वीडियो देखो, बहुत सारी अदर वीडियोस हैं, इनको भी देखो। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।